बच्चों, आज हम समुच्चयों के प्रकार पर और इससे आगे की जो कार्यवाही है उसको देखते हैं। समुच्चयों के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय पर जो कॉन्सेप्ट है, समुच्चय ये क्या है, समुच्चय इस पर कुछ बातें की थी, उसकी परिभाषा क्या है, और समुच्चय को निरूपण की दो विधियां हमने पढ़ी थी। एक विधि थी रोस्टर विधि और दूसरी विधि थी समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि। इस पर हमने सवाल किए थे पिछली बार में। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि समुच्चयों के प्रकार, यानी किसी समुच्चय में अवयवों के संख्या के आधार पर हम समुच्चयों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य है, अगर किसी समुच्चय में कोई अवयव है ही नहीं, तो उस प्रकार के समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहें। यदि हम एक समुच्चय ऐसा कहते हैं, माना अगर इसे समुच्चय निर्माण विधि से एक समुच्चय को मैं लिखता हूँ, समुच्चय ए इस प्रकार है कि x such that x belongs to n और x is less than 1, यानी एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर हम कहते हैं तो ये जो समुच्चय है इसमें कोई अवयव नहीं होगा। एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार से, तो ये जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव नहीं है तो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो उसका प्रतीक जो है, रिक्त समुच्चय का प्रतीक, ये इसे फाई पढ़ते हैं, इसे हम फाई पढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय का जो प्रतीक है फाई, या तो ऐसे इसको निरूपित करेंगे किसी रिक्त समुच्चय को, यानी ये समुच्चय ए जो है असल में ये फाई है। या फिर इसको निरूपित करने का दूसरा तरीका है, इसको लिखने का तरीका, जो प्रतीक है एक रिक्त समुच्चय के लिए, हम मझले कोष्ठ के अंदर, यानी समुच्चय के लिए जिस मझले कोष्ठ के अंदर हम समुच्चयों के अवयव लिखते हैं, उसके अंदर अगर कोई अवयव नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय है। यानी रिक्त समुच्चय को निरूपित करने का, व्यक्त करने का जो तरीका है, या तो फाई है या फिर इस प्रकार से कि मझले कोष्ठ के अंदर हम कोई भी अवयव नहीं लिखते हैं, ये भी रिक्त समुच्चय दिखाता है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर किसी समुच्चय को ऐसे लिखता हूँ, तो अब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है रिक्त समुच्चय, यानी समुच्चय है एक, इसका जो अवयव है इस समुच्चय का एक समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय अपने आप में एक समुच्चय है। तो अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर शून्य है तो हम उसे कहते हैं कि वो एक रिक्त समुच्चय है। यानी किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर हम समुच्चयों का वर्गीकरण करें। यदि उसमें कोई अवयव नहीं है तो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। और दूसरा समुच्चय कहलाता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ये भी किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या पर आधारित है। यानी अगर समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम परिमित समुच्चय कहें। जैसे हम कहें 1 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो उस अवयवों की संख्या 100 है, तो परिमित है। और दूसरा कहलाता है परिमित समुच्चय। ये ABC इसको निरूपित करने का कोई भी तरीका हो सकता है, केवल रिक्त समुच्चय को ही दर्शाने का तरीका विशेष है, उसको फाई से दर्शाते हैं। और दूसरा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, इसे फाइनाइट सेट भी कहते हैं, फाइनाइट सेट। और जो रिक्त समुच्चय है उसको हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, ठीक है। और परिमित समुच्चय को फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित नाम से ही पता चल रहा है, अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसको हम कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अपरिमित है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या असंख्य होगी, तो हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है एक अपरिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार से ये किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर हम समुच्चयों का वर्गीकरण करते हैं। एक रिक्त समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय है और एक अपरिमित समुच्चय है। अगर हमें कहा जाए किसी समतल में बिंदुओं की संख्या अगर हम कहते हैं तो असंख्य होगी, तो एक अपरिमित समुच्चय ही होगा। अगर किसी द्विघाती समीकरण के
मूलों का समुच्चय कहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें दो ही मूल होंगे तो वो परिमित समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से हम परिमित और अपरिमित समुच्चयों को समुच्चय का वर्गीकरण करते हैं समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर। कोई अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय। अगर परिमित अवयव है तो परिमित समुच्चय, अपरिमित यानी असंख्य हमारे पास समुच्चय में अवयव हैं तो वो अपरिमित समुच्चय हो गया। एक और वर्गीकरण होता है समान समुच्चय। दो समुच्चय समान कब कहलाते हैं? समान समुच्चय। तो समान का मतलब हुआ दो समुच्चय समान है का मतलब अगर दोनों समुच्चयों में अवयव अगर समान है, एक जैसे अवयव हैं, तो उनको हम समान समुच्चय कहते हैं। मतलब ए एक समुच्चय है, इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी होना चाहिए। दो समुच्चय बराबर कहलाएंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय ए का अवयव है, तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए और बी आपस में समान समुच्चय हैं। उसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ए इक्वल टू बी से दर्शाएंगे। मान लिया मेरे पास ए समुच्चय है ऐसे, समुच्चय ए में अवयव हमारे पास हैं शब्द एलॉय, शब्द एलॉय के शब्दों का समुच्चय है और समुच्चय बी जो है वह लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है ऐसे। तो समुच्चय ए कैसे क्या हुआ? यानी इसमें हमें दिख रहा है कि अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। ए इसका अवयव होगा, एल इसका अवयव होगा, ओ इसका अवयव होगा और वाई इसका अवयव होगा। और समुच्चय बी क्या होगा? ये समुच्चय ए है जिसके अवयव ये हैं ए एल वाई ओ। फिर से लिखें इसे, समुच्चय ए है एलॉय, ए डबल एल ओ वाई के अवयवों का समुच्चय। यदि इसको हम रोस्टर विधि से इस समुच्चय को लिखते हैं तो ये समुच्चय हो जाएगा, इसके अवयव होंगे ए एल ओ और वाई। एल की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है। बी समुच्चय जो है लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, तो बी समुच्चय को हम ऐसे लिखेंगे, इसके अवयव हैं एल ओ वाई ए। तो हमें दिख रहा है सेम अवयव हैं, एल यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है। तो इस प्रकार से समुच्चय ए और समुच्चय बी जो हैं वो समान समुच्चय कहलाएंगे। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 7.1.2 आपके पास है। हम इस एक्सरसाइज को जब देखते हैं देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है। आप बुक साथ में रखिए, ये इसमें ठीक से फोकस नहीं हो रहा है, बुक को आप साथ में रखिए। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये रिक्त होगा क्योंकि जो भी संख्या 2 से भाज्य होगी वो सम संख्या होती है। तो 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय ये एक रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक अवयव तो है ही। उसी प्रकार से x, ये एक समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय दिया है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x के साथ ये शर्त दी है कि x इज लेस देन 5 तथा साथ में ये भी है कि x इज ग्रेटर देन 7 और x बिलोंग्स टू n। यानी एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से तो छोटी है और वह 7 से बड़ी है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय है। चौथा है y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो किसी समतल में आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं, वो समांतर रेखाएं। तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो चौथा है ये भी एक रिक्त समुच्चय। मुझे अपनी बुक अपने पास रखिए आप।
दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। हम जानते हैं जिसमें अवयवों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं जिनको, वो परिमित है। जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं वो अपरिमित समुच्चय है। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, 12 ही अवयव इसमें होंगे। अभी दिखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये समझिए कि काउंटिंग नंबर है। डॉट डॉट का मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह का जो समुच्चय होगा वो अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसका अंत जो अवयव है हमें नहीं दिया गया। जो तीसरा है, इसके अवयव 1 2 3 से 100 तक है, हमें दिया है अंतिम अवयव इसका 100 है। तो ये जो समुच्चय है 1 2 3 99 100, ये एक परिमित समुच्चय है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। 100 से बड़ी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। 100 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये जितने भी होंगे हम उसको काउंट कर सकते हैं। हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे हम 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो समुच्चय है वो एक परिमित समुच्चय है। अब तीसरे सवाल में आते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, किसी भी रेखा के समांतर हम असंख्य समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस था, तो इसके समांतर रेखा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो एक्स एक्स के समांतर रेखाओं की संख्या जो है अपरिमित होगी, इसलिए ये जो समुच्चय है वो एक अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये परिमित समुच्चय होगा क्योंकि 26 अवयव इसमें हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज जो संख्याएं हैं वो हम जानते हैं कि जो भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या 5 है वो 5 का गुणज होगा। तो ये जो संख्या है वो असंख्य होगी, क्योंकि जो संख्याओं का समुच्चय असंख्य है क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। ये अपरिमित समुच्चय है संख्याओं का समुच्चय, इसलिए 5 के जो गुणज हैं वो भी हम कितने होंगे ये नहीं काउंट कर पाएंगे। हम संख्याओं को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हमें जो है संख्या वो बड़ी होती चली जाएगी, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। 5 के गुणजों की संख्या जो है असंख्य होगी। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अगर इसको हम कहें ये पृथ्वी पर जानवर कितने हैं, अगर हम इसको गिनने में आए, जैसे हमने काउंट करा है कि मनुष्य कितने हैं, 6 अरब 7 अरब जितने भी मनुष्य हैं हमने काउंट करने की कोशिश की है, तो हमने काउंट कर लिया। वैसे ही अगर जानवरों की संख्या अगर हम काउंट करने में आते हैं तो इसको काउंट किया जा सकता है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या जो है ये एक परिमित समुच्चय होगा। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, जैसे ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, सपोज ये मूल बिंदु है ओ। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, जैसे हम जानते हैं कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, उसी प्रकार से एक बिंदु से असंख्य वृत्त होकर जा सकते हैं। एक वृत्त ये है तो दूसरा वृत्त ये हो सकता है, तीसरा वृत्त ये हो सकता है, चौथा वृत्त ये हो सकता है। तो ये काउंट करने की चीज़ नहीं है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या हो या एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या है, ये असंख्य होगी, इसलिए जो ये समुच्चय है वो एक अपरिमित समुच्चय होगा। उसी प्रकार से चौथा सवाल है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। ये दो समुच्चय बराबर हैं या नहीं है ये हमें दिखाना है। समुच्चय a है ABCD और समुच्चय b है वो भी ABCD है, अवयव आगे पीछे लिखे हैं, लेकिन समुच्चयों के अवयव समान हैं, यानी a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, तो ये समुच्चय a और b आपस में बराबर हैं। दूसरे में a के अवयव है 4 8 12 16, लेकिन b में एक ऐसा अवयव है 18 जो कि a में नहीं है। उसी प्रकार a का एक अवयव ऐसा है 12 जो b में नहीं है। तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके अवयव जो हैं परस्पर समान नहीं हैं। उसी प्रकार से तीसरा समुच्चय है 2 4 6 8 10 और b समुच्चय है x एक समधन पूर्णांक है लेस देन इक्वल टू 10। तो ये दोनों समान हैं। 10 से छोटी समधन पूर्णांक तो 8 6 4 10 या 10 से छोटी, x इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटी
समधन पूर्णांक 10, 8, 6, 4, 2। तो ये दोनों समुच्चय समान है। चौथा है समुच्चय ए है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, और समुच्चय बी है 10, 15, 20, 25। तो ये समुच्चय बी के कुछ अवयव समुच्चय ए में नहीं है। जैसे 15 जो है समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से पांचवा सवाल, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। समुच्चय है, पहला समुच्चय है ए जिसके अवयव है 2, 3। दूसरा एक समीकरण है द्विघात समीकरण x² धन 5x धन 6, x² धन 5x धन 6 बराबर 0 है। तो इसके मूलों का समुच्चय कहता है। तो इसका मूल निकालना है तो इसको हमें द्विघात समीकरण के गुणनखंड हल करना होगा। पहले ये द्विघात व्यंजक के गुणनखंड करते हैं। x² धन 3x धन 2x धन 6 बराबर 0। तो x इंटू x धन 3 धन 2 गुणा x धन 3 बराबर 0। तो x धन 3 गुणा x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 3 और x बराबर ऋण 2। तो इसके मूल तो ऋण 3 और ऋण 2 आए हैं, जबकि समुच्चय ए के अवयव हैं 2 और 3। तो ये दोनों समुच्चय यानी समुच्चय बी के अवयव तो होंगे इस समीकरण के मूल, यहाँ ये हो जाएंगे -2 और -3। जबकि समुच्चय ए के अवयव हैं 2, 3। तो ये दोनों समुच्चय समान नहीं हो सकते। यानी ए के अवयव बी में नहीं है और बी के अवयव ए में नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। वैसे ए समुच्चय है फॉलो शब्द के अक्षरों का समुच्चय, और बी है ओल्फ, WOLF। तो पहले समुच्चय को अगर हम लिखते हैं, जो समुच्चय ए है वो है फॉलो शब्द FOLLOW। अगर इस समुच्चय को हम अगर लिखते हैं, इसके हो जाएंगे FOLW। और समुच्चय बी के अवयव है ओल्फ, WOLF। तो सेम दिख रहे हैं, W इसमें है, O इसमें है, L इनमें है और F भी इनमें है। यानी समुच्चय ए और बी के अवयव बिल्कुल समान है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इसे आप देख लीजिए, ए बी सी आप इसमें ढूंढ लीजिए कौन से समुच्चय समान है। जिन ए और बी के अवयव अगर समान है तो हम कहेंगे, जैसे हम देखें ए के समान कोई अवयव है 2, 4, 8, 16। ए के समान कोई भी समुच्चय नहीं है, 2, 4, 8 बार किसी में नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हमें दिख रहा है कि बी और डी समुच्चय समान है। उसी प्रकार से ई और जी समुच्चय समान है, इसके अवयव -1, 1, इसके भी अवयव 1, -1 है। तो इस प्रकार से दो समुच्चय तो इस वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर हम किसी समुच्चयों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। एक तो रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे, और समान समुच्चय, दो समुच्चय समान कब होंगे, इसकी कंडीशन क्या है, ये हमने इस डिस्कशन में सीखा।